हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 का जो क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर से मुझे कोई भी क्वेश्चंस नहीं मिले हैं जो कि इस चैप्टर से आए हुए हैं। लेकिन मैंने फिर भी जो है जो आपके चैप्टर जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि विकसित, विकासशील और अविकसित देश कौन कौन से होते हैं, क्या कारण होते हैं कि वो विकसित है, अविकसित है, क्या मापदंड होते हैं मापने के। आपसे सवाल में पूछ सकते हैं, ठीक है, कभी भी, क्या पता जब भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो, अभी आपके एग्ज़ाम शायद होंगे तभी आप वीडियो देख रहे हो, तो उस समय ये सवाल आपसे बन सकता है कि बताइए। अभी तक तो नहीं आया है पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि क्या पता आ जाए, क्योंकि आपकी चैप्टर के अंदर ये सब दिया हुआ है। ठीक है, आपका थर्ड चैप्टर जो है उसमें से यही सवाल बन सकता था। मैंने यही जो है आपको बताया है, इसी का आंसर मैंने दिया है। इससे आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी पैदा होगी आपके अंदर। आप समझ भी पाएंगे कि जो विकसित, विकासशील और जो अविकसित देश है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उनको हम कैसे कहते हैं कि कौन से देश विकसित है, कौन से देश विकासशील है और कौन से देश अविकसित है। हमें नहीं पता होता कि कैसे बताएं कि कौन से देश विकसित, विकासशील है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको एक क्लैरिटी पैदा हो जाए। और अगर एग्ज़ाम में आता है नहीं आता है वो बात अलग है, पर आपको पता होना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है, हम दुनिया में रहते हैं, तो हमें अपना देश तो हमें पता है कि विकासशील है, लेकिन क्यों विकासशील है हमें ये नहीं पता होता है। कि भाई लोग कहते हैं गरीब है, गरीब को विकासशील नहीं कहते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं शुरू शुरू से जो है पहले विकसित देशों के बारे में बताऊंगा आपको कि कौन से देश विकसित होते हैं, किस कारण से होते हैं। सबसे पहले आप विकसित देश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एग्जांपल्स आपको पता ही हैं विकसित देश के। यूएसए है, रशिया है, यूरोप के जो देश है मोस्टली देश विकसित है, उनको आप विकसित कह सकते हैं। अब क्यों विकसित है वो देश? क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति जो आय है वो ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा से मतलब जैसे कि हम लोग हैं इंडिया में, तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज़्यादा नहीं है, निम्नतर है, यानी कि नॉर्मल हम कह सकते हैं। ठीक है, 15 से 20 हज़ार जो है, 20 हज़ार भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10 से 20 हज़ार जो फ्रेशर्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर जो संख्या है हम लोगों की है फ्रेशर्स की, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो कंपनियां जो है हमारा फ़ायदा उठाती है उस चीज़ में कि फ्रेशर बोल के हमारे से ज़्यादा काम कराती है और कम पैसे देती है। तो एक तरीके से नाइंसाफ़ी भी है, पर इसको जो है हम विकासशील कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे सैलरी कम है हमारे देश में। लेकिन जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे आप सैलरी का पैकेज देखो। जैसे कि अमेरिका है, तो अगर आप वहाँ पे जॉब करते हो, मान लो जॉब करते हैं हम वहाँ पे, करेंगे कभी लाइफ में, तो वहाँ की जो सैलरी पैकेज है साल का होता है, मतलब अप्रोक्स साल का होता है। तो आप मान के चलिए कि साल का वहाँ पे 50 लाख जो है आपका पैकेज है। तो 50 लाख मतलब बहुत ज़्यादा हो गया ना हम लोगों के लिए। तो ये वहाँ पे इसलिए वो विकसित देश है, क्योंकि वहाँ पे सैलरी पैकेज ही 50 लाख से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए। ठीक है, यूएसए में, रशिया में, यूरोप जैसी कंट्रियों में, कुछ यूरोप में तो कुछ ऐसी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे पैकेज जो नॉर्मल इंसान, जो वेटर्स जो है वहाँ पे, उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ के जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनसे भी अच्छी उन लोगों की सैलरी है वहाँ पे। ठीक है, यूरोज़ में, डॉलर्स में जो है वो इनकम जनरेट करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब लाखों में उनकी सैलरी होती है। खर्चे भी उतने ही है पर सैलरी भी अच्छी है वहाँ पे। और इसकी जो देश है, देश में जो जीडीपी आप बात करते हैं, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं किसी देश में वो बहुत ज़्यादा बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उनकी सेलिंग होती है जिससे कि पैसा आता है उस देश में। ठीक है, ये दूसरा रीज़न होता है। तीसरा जो है हमारा उच्च तकनीकी विकास, ये तो आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है उन लोगों के पास। अमेरिका को देख लो, आज उसके मोबाइल्स क्यों बेचते हैं पता नहीं, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है ना। उसका नाम है कि भाई अमेरिका का मोबाइल है एप्पल, तो इसीलिए हम उसको ख़रीदते हैं। इतना महंगा फ़ोन है, जबकि एंड्रॉइड्स के जो फ़ोन होते हैं उससे अच्छे ज़्यादा मुझे लगते हैं कि ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। 15 हज़ार के, 10 हज़ार के फ़ोन में भी आपका काम चल जाता है। पर हम लोग फिर भी जो है 50, 60, एक एक 1.5 लाख रुपए के फ़ोन खरीदते हैं। पता नहीं क्यों खरीदते हैं, वो आपकी, हमारी जो है अपनी पर्सनल चॉइस होती है। हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ईएमआई पे खरीदते हैं, तो गलत चीज़ है, नहीं खरीदना चाहिए, एडवाइस। बाकी वो आपकी पर्सनल चॉइस है। उच्च जीवन स्तर होता है, यानी कि जो सबकी लाइफ स्टाइल होती है वो ठीक ठाक होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गरीब नहीं है तो वो देश विकसित है, गरीब वहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन जो एक लाइफ स्टाइल है नॉर्मल इंसान की, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, एक आम इंसान में आते हैं और मिडिल क्लास में आते हैं, तो हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है वो
नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती है, ठीक ठाक घर होता है उनका, ठीक है। और उनकी जो सैलरी है उससे उनका आराम से घर चल पाता है, खर्चा वगैरह जो होता है निकल पाता है, सेविंग भी कर पाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो एजुकेशन का स्तर होता है बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बारे में हर एक चीज़ यहाँ पे आपको कोई भेदभाव नहीं मिलता देखने के लिए। विकसित देशों की ये पहचान होती है कि वहाँ पे भेदभाव आपको ना के बराबर देखने को मिलता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर हम बात करते हैं, जो आधारभूत संरचना होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है विकसित देशों की। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे निकाले थे आपकी बुक से, कुछ और कुछ अदर सोर्सेज से मैंने जो है इनको निकाल के आपको दिखाया है। इससे क्या है, अगर कोई सवाल बनता है कि भाई विकसित देश के बारे में बताइए या विकासशील और जो अविकसित देश है, तीनों को एक साथ बताइए, तो आप इजीली इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहाँ पे आपको इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पॉइंट एग्ज़ाम के टाइम पे आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए, आप जल्दी से इनको बार बार 3-4 बार पढ़ लें, इसलिए मैंने ये इतना छोटा लिखा है। अदरवाइज़ लिख तो मैं बहुत ज़्यादा सकता हूँ इसके बारे में, लेकिन आप लोगों के फ़ायदे के लिए जो है मैंने ये कम लिखा है, ठीक है। और अगर हाँ वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है ये सब चीज़ें बनाने में। आपकी बुक भी पढ़नी है, फिर अदर रिसोर्सेज पे भी जो है रिलाई करना पड़ता है, वहाँ पे भी देखना पड़ता है कि और जगह पे क्या है, अभी करंट में क्या चल रहा है, वो भी देख के मैं बताता हूँ। वो भी आपके हमारे जो नोट्स होते हैं मेरे जो, उसमें आपको मिल जाएगा हर एक चीज़, ठीक है। ये नोट्स आप इनको समझ सकते हैं, इस नोट्स से आप पढ़ भी सकते हैं, और एग्ज़ाम में जो आंसर्स लिखते हैं वो भी आप ऐसे ही लिखेंगे सेम टू सेम, ठीक है। पर इनको बस आपको डिस्क्राइब कर देना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। दूसरा जो है हमारा वो है विकासशील देश, जैसे कि भारत है, चाइना है, तो ये दो ही देश मुझे मिले विकासशील में। वैसे कोई देखो विकसित और विकासशील या जो अविकसित है, इनमें कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे मापदंड जो तय नहीं किए गए हैं कि भाई कौन से देश विकसित है विकासशील है। बस हमें एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कुछ तरीके हैं, जैसे कि लाइफ स्टाइल मैंने आपको बताया, प्रति व्यक्ति आय मैंने आपको बताया, ये सब इंपॉर्टेंट होता है किसी देश के बारे में बताने के लिए कि ये देश जो है वो विकसित है, विकासशील है वो, या फिर कैसा है, ठीक है, या विकसित है ही नहीं। इसमें क्या है, जो विकासशील देश होते हैं जैसे कि इंडिया है या चाइना है, तो इसमें जो निम्न जीवन स्तर होता है लोगों का, यानी कि जो लाइफ स्टाइल होती है वो ठीक ठाक होती है, बहुत ही नॉर्मल सी होती है ना। हम एक टाइम मतलब खाना ठीक ठाक खा लेते हैं, बस जो हमारी ज़रूरतें होती हैं वही पूरी हो पाती है, जैसे खाना है, पानी है, और जो नॉर्मल चीज़ें हम करते हैं खाना वाना खाने के अलावा वो पूरी हो पाती है। बिजली का खर्चा वगैरह जो है, सेविंग्स हम नहीं कर पाते, ठीक है। और इसके अलावा जो निम्न स्तर के जो मतलब जैसे विकासशील देश है, तो इसमें जो हमारी जो इच्छाएं होती है हम पूरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई किसी को गाड़ी खरीदनी है तो वो सोचेगा पहले, या फिर ईएमआई पे खरीदेगा। तो ये जो है ना ईएमआई पे जो हम खरीदते हैं, इसका मतलब ये है कि हम विकासशील हैं, अभी हमने विकास नहीं किया है उतना अच्छा। फैसिलिटीज़ है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम इसको विकासशील में भी गिन सकते हैं। अविकसित और औद्योगिक आधार, यानी कि जो उद्योग होते हैं वो अविकसित होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं लगे होते। जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे जॉब्स मिलती है, नहीं मिलती है, और जो है बहुत ज़्यादा महामारी सी रहती है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि भारत है, चाइना है, तो जनसंख्या का भी इम्पैक्ट पड़ता है हम लोगों पे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है ना वो हमारे पेट भरने में निकल जाता है, ठीक है। तो बाद में जो एक्स्ट्रा मनी बचती है वो हमारे जो और इम्पोर्टेंट खर्चे होते हैं उसमें निकल जाते हैं। तो इसलिए जो है औद्योगिक आधार भी हमारा ठीक ठाक होता है, अविकसित होता है कह सकते हैं। कम प्रति व्यक्ति आय होती है, ये तो और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। मैंने आपको पीछे बताया कि जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होती है, यहाँ पे क्या होती है, कम होती है, ठीक है। कम मतलब कम, 10-15 हज़ार 20 हज़ार, इससे ज़्यादा होती ही नहीं है। आप मांगे चले, अब बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं जिनकी इससे भी अच्छी होगी, और अभी के हिसाब से मांगे चले जो महंगाई है, ठीक है, तो 50 हज़ार भी मुझे लगता है कि कम है, ठीक है। तो जिसमें कि हम लोग तो 20 हज़ार में 25 हज़ार में जो है अपना घर का खर्चा निकालते हैं, चलाते हैं, ठीक है, सब कुछ काम करने पड़ते हैं उसमें। पढ़ाई का भी खर्चा करना है, पेरेंट्स जो होते हैं हमारे पढ़ाई का भी खर्चा करते हैं, खाना पीना भी होता है, ठीक है। और भी जो मूल सुविधाएं होती है, बिजली है, पानी है, इनका खर्चा बिल आता है वो अलग से भरना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब मिला जुला के हमारी जो व्यक्ति आय होती है उसको बहुत ज़्यादा देखभाल के हमें जो है खर्च करना पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया, एक पॉइंट हो गया इसके अंदर। कम सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी जो है उस पर जो फ़ायदा होता है बहुत कम होता है, और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इन देशों में, जो विकासशील देश होते हैं, इस पर कम बनते हैं, इतने अच्छे नहीं हो पाते। जैसे कि चाइना है,
तो चाइना को विकासशील क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ के जो लोग हैं इतना सेटल नहीं हो पाए हैं। सभी लोग, मोस्टली जो लोग हैं उनको देखा जाता है, जैसे कि इंडिया है तो यहाँ पे ज़्यादातर संख्या है जो लोगों की वो गरीब है। 140 करोड़ या 147 करोड़ लोगों की आबादी आप इसको कह सकते हो इंडिया को। उसमें से 80-90 करोड़ लोग जो है वो गरीब है। गरीब से मेरा मतलब गरीब और ज़्यादा गरीब है, जो कि जिनके पास शायद खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता है कुछ टाइम के लिए। हम लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है, फिर भी हम लोग खाना तो खा पाते हैं एटलीस्ट, ठीक है, मिडिल क्लास है। हमारी खर्चा जो है हम कर नहीं पाते और इन जगहों पे, पर फिर भी उन लोगों से बहुत अच्छी लाइफ है हमारी। तो इसके लिए हमें अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहिए। निम्न जीवन स्तर है हमारा, ये तो आपको पता ही है, यानी कि नॉर्मल लाइफ जीते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब हमारा जो है एक रेगुलर लाइफ में आप कनेक्ट कर पाओगे ये सब चीज़ों को, जो मैंने पॉइंट लिखे हैं। और शिक्षणीयता जो है कम होती है, यानी कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम होती है लोगों में। अब हो रही है, वो बात अलग है। विकसित देशों में एजुकेशन सबके पास होती है, ठीक है, लगभग सभी लोग एजुकेटेड होते हैं वहाँ पे। वहाँ की जो पेरेंट्स होते हैं वो सभी एजुकेटेड होते हैं। अब अभी क्या होता है, हमारी फैमिली में हमारी मम्मी या पापा में से कोई अनएजुकेटेड होगा, ठीक है, या उनमें से दोनों पढ़े लिखे होंगे थोड़े बहुत, 10वीं 12वीं पास कर रखी होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। या जो हमारे परदादा जो दादा वगैरह होते हैं वो तो बिल्कुल भी पढ़े नहीं लिखे होंगे। कभी कभी मुश्किल से किसी की जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादातर के नहीं होते, हमारे भी नहीं है, ठीक है। हाँ, हमारे फादर, जो मेरे फादर हैं वो पढ़े लिखे हैं, मम्मी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इम्पैक्ट करता है हमारे विकास और विकसित देशों के कंपैरिजन में, ठीक है। और निम्न आधारभूत संरचना जैसे आपको बताया अभी, विकसित देशों में यहाँ पे अच्छी होती है, इंडिया में नहीं है इतनी अच्छी, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है हमारा, अभी आप देखोगे फ़िलहाल में अब 2024 चल रहा है और ये जून जुलाई चल रही है। तो यहाँ पे इस समय में मैं देख रहा हूँ बारिश जब पड़ती है तो अभी जो नए नए पुल बनाए गए हैं बिहार वगैरह में, तो ये सब ढह रहे हैं। तो सोचिए, और जो हाँ अभी मंदिर बनाया गया था राम मंदिर, ठीक है, अयोध्या में, तो वो उसकी जो छतें हैं वो टपक रही है, उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो गिर रही हैं पानी से। देखो कितना जो है भ्रष्टाचार है। तो ये आधारभूत सुविधाएं जो है ये भी अच्छी नहीं है हमारे यहाँ पर, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से बनाया जाता है, घूसखोरी चलती है। सोचो 800,000 करोड़ रुपए जो है इन सब चीज़ों पर खर्च हो रहा है एक पुल बनाने के लिए, ठीक है। गज के हिसाब से मान के चलो आप कि भाई मीटर क्या है, किलोमीटर के हिसाब से मान के चलो, पुल का हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। वो कहाँ से जाते हैं, हमारी जो जीएसटी है, हमारा जो हम जो पैसे देते हैं सरकार को जीएसटी के रूप में या इनकम टैक्स के रूप में, वो सरकार ऐसे वेस्ट कर देती है, ठीक है। और वो जो पैसा जो लगा है वहाँ पे वो हमारा है, और जो वेस्ट हुआ है हमारा पैसा हुआ है, उनको क्या पड़ी है उस चीज़ की, ठीक है। और हम लोग ऐसे लोगों को चुन के भेज देते हैं सरकार में कि पूछिए मत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी एक की गलती है, सभी जितना भी डिपार्टमेंट है उन सब की गलती है, ठीक है। पैसा जो है इंपॉर्टेंट है, आपको सैलरी मिलती है ना उस चीज़ के लिए, सैलरी भी ठीक ठाक मिलती है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको अच्छी सैलरी मिलती है। प्राइवेट में काम करके देखेंगे तो पता चलेगा, हमारे पेरेंट्स काम करते हैं तो उनको मतलब 20-25 हज़ार से ज़्यादा मिलती ही नहीं है। जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं उनको महंगाई के हिसाब से अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है, 1.5 लाख रुपये भी मिलती है उनको। जो सरकारी भत्ता होता है वो भी एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। यानी कि जो गुजारा भत्ता होता है, सॉरी गुजारा भत्ता कह रहा हूँ, जो महंगाई होती है उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, घूमने फिरने के लिए भी मौका मिलता है, छुट्टियाँ मिल जाती है, ठीक है, साल में कुछ। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्राइवेट में आप एक दिन की छुट्टी कर सकते हो, संडे को या किसी भी हफ्ते में। तो ये बहुत बुरा होता है प्राइवेट वालों के साथ, ठीक है। और अविकसित देश, अब ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इसमें कुछ कंट्रियां हैं, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्री आती है ताकि आप रिलेट कर पाएँ। एक आता है एंटीगुआ बारबुडा, ठीक है, ये अलग अलग कंट्रीज़ है। मोस्टली जो है अफ्रीका की कंट्रीज़ है, ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पे आप देखते हो कंट्री को। बहामास है, ठीक है, बारबोडोस है, बैलीज है, अफ़गानिस्तान है, अल्बानिया है, और अजरबैजान है, आर्मेनिया है, और अंगोला, ठीक है, एक कंट्री है वो है। उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ है। ये कुछ कंट्री है जो कि बहुत ही गरीब, आप इसको कह सकते हैं, विकसित नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, विकासशील भी नहीं है ना तो विकसित है, ये गरीब देश है। इनको इसलिए गरीब देश कहा जाता है क्योंकि इनकी प्रति व्यक्ति आय भी कम है, ठीक है। और प्राथमिक जो उत्पाद है उन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि जो मूल सुविधाएं हैं वही लोगों की पूरी नहीं हो पाती, खाना पीना नहीं हो पाता है, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक यानी कि गेहूँ चावल इन सबको जो है बनाना, उत्पाद करना, यही इनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज होता है, ठीक है, ऐसी कंट्रीज़ के लिए। और
असमान व्यापार प्रथाएं होती है, यानी कि जो बिज़नेस होता है वो भी ठीक ठाक नहीं होता है इनका, क्योंकि पैसे नहीं होते हैं इन लोगों के पास। और जो कंट्री, जो बाकी कंट्री जैसे कि अमेरिका है, तो ये तो बहुत ज़्यादा लालची किस्म का देश जो अब इसको कह सकते हो, क्योंकि ये पैसों से बात करता है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो ये सप्लाई नहीं करता उनको, गरीब कंट्रियों को, और गरीब करना चाहता है ये, ठीक है, उन पे, और अपनी पॉलिसीज़ थोप के जो है इनको और कर्जे में डालता है। तो ये एक जो है एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और ख़राब शिक्षा जो है इनकी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं भारी मात्रा में, वो अनएजुकेटेड रह जाते हैं। क्योंकि सर अब देखो, आप खाना नहीं खाओगे तो आपके एजुकेशन पे ध्यान क्या दोगे, ठीक है, भूखे पेट आप पढ़ नहीं सकते, तो वो मूल सुविधाएं पूरी नहीं हो रही, तो एजुकेशन कहाँ से होगी इनके पास, ठीक है। उच्च जनसंख्या जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, एजुकेशन जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और राजनीतिक अस्थिरता आप देखते हो, इसमें भ्रष्टाचार देखते हो, जैसे कि विकासशील देशों में आपको देखने को मिलता है। भौगोलिक और पर्यावरणीय कारक भी आपको यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है, अब कुछ गरीब कंट्रियाँ हैं तो वहाँ पे कभी बाढ़ आ गई, पता चल रहा है भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी आंधी तूफान चल रहे हैं, तो उनसे क्या है ना, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। भौगोलिक स्थिति में आता है कि भाई आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है या है, जैसे कि अमेरिका है, रशिया है, इनके पास तो है, पेट्रोलियम है, लोहा है। लेकिन अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों में, जो अफ्रीका के अंदर जो देश आते हैं, ठीक है, महाद्वीप के अंदर, तो उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती है, इसीलिए ये इतने पीछे रह जाते हैं। इसलिए ये यहाँ पे जो है हम गरीब इनको कहते हैं। इसीलिए इनकी जो ऐतिहासिक विरासत है वो भी नहीं दे इनको, इनके पास है, क्योंकि इससे क्या है, टूरिज़्म को फ़ायदा मिलता है, ठीक है। ऐतिहासिक विरासत मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे लाल किला है, अलग फोर्ट है ना, ज़्यादा घूमने के लिए, जहाँ पे टूरिज़्म आते हैं हमारे यहाँ पे घूमने के लिए। ताजमहल है, तो यहाँ पे भीड़ लगी रहती है लोगों की, ठीक है, देखने के लिए बार बार से आते, कंट्रियों से दूर मिलने के लिए यहाँ पे देखने के लिए आते हैं कि भाई देखते ताजमहल, प्यार की निशानी। तो इनके पास ये भी नहीं होता है, ताकि जो लोग हैं इनके पास घूमने के लिए आए। इसलिए आजकल जो है आप देखते हो, जो बहुत सारे व्लॉगर्स होते हैं, तो वो बाहर कंट्रियों में जो विज़िट करते घूमते हैं, तो वो ऐसी कंट्रियों में जाते हैं ताकि लोग यहाँ पे आए, जिससे कि टूरिज़्म को फ़ायदा हो, ठीक है, यहाँ पे जो पैसा है वो बने, ठीक है, यहाँ के लोगों को कुछ रोज़गार मिले। ताकि टूरिज़्म से क्या होता है ना, कि वो कुछ जो लोग हैं, हमारा एक मेंटोर बन जाएगा कोई, और मेंटोर बोलते बनी क्या बोलते हैं उसको, तो वो हमारा साथी बन के जो है आप घुमाएगा सब जगह पे, क्योंकि वो आपका वो मेन व्यक्ति रहने वाला है, वहाँ पे रहता है, उसको सब जगह की पता होती है। तो वो उसको घुमाएगा वहाँ पे जगह जगह पे, तो वो बताता रहेगा कि भाई ये इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ये है, इसके अंदर ये हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये कमी है, पर इनके पास दिखाने के लिए भी बहुत कुछ होता है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास वैसे भी हैं, जैसे कि समुद्र है, आसपास नदियाँ हैं, तो ये एक सुंदर दृश्य होता है, जंगल वगैरह है, जो कि बहुत सारी कंट्रियों के पास नहीं होते हैं। अच्छे अच्छे, यानी कि जो बर्ड्स की स्पीशीज़ होती हैं, एनिमल्स की स्पीशीज़ होती है, यहाँ पे अवेलेबल रहती है, क्योंकि ये लोग अविकसित देश है, तो यहाँ पे उद्योग नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से पेड़ वगैरह नहीं कटे हैं। तो वहाँ पे जो है आपको बर्ड्स की स्पीशीज़ और जो एनिमल्स की स्पीशीज़ है अलग अलग तरीके की, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, तो यहाँ पे देखने के लिए आते हैं लोग कि भाई कैसी कंट्री है, कैसे लोग रहते हैं, इनका कल्चर कैसा है, वगैरह वगैरह। तो ये एक रीज़न्स हो जाता है घूमने के लिए। लेकिन इनके पास कोई राजनीतिक विकास, जो ऐतिहासिक विरासत है, वो इनकी जो पूर्वजों को नहीं देके गए, क्योंकि वो भी गरीब थे, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के लोगों ने राज किया है, क्योंकि जो इंडिया है वो सोने की चिड़िया थी। आपको पता होगा, आपने हमेशा पढ़ा है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इंडिया सोने की चिड़िया है, क्योंकि यहाँ पे सोना उगलता थे। हमारी जो ज़मीन थी, यहाँ के जो राजा महाराजा थे, बाहर से आके खिलजी वगैरह जो है यहाँ से सामान लूट के लेके जा रहे हैं, ठीक है। समझ के चलिए कि कितना ज़्यादा हमारे पास सोना चांदी होगा। और मुग़लों ने राज किया सालों तक, ठीक है, और उन्होंने दुनिया भर की चीज़ें बनाई, ताजमहल, मुमताज़ महल, बीबी का मकबरा, पता नहीं क्या क्या बना के छोड़ गए यहाँ पे, जिससे कि हमारे यहाँ पे टूरिज़्म को फ़ायदा होता है, ठीक है। घूमने आते हैं लोग, देखते हैं कि यार देखो इंडिया में क्या बढ़िया चीज़ें बना रखी है, काश हमारे यहाँ पे भी कोई ऐसे ही छापा मारता, है ना, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो हमारा जो है कुछ तो देखने को मिलता। अंग्रेज़ों के पास फिर भी इतना नहीं है जितना हमारे पास है, ठीक है। अभी भी हम बहुत ज़्यादा हो सकता है हमारा फ़ायदा, अगर हमारी जो विरासतें हैं उनको हम, हमारी जो सरकार है वो संभाल के रखे। तो ये तो एक अलग टॉपिक हो गया, मैं आप गलत जो है टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसमें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप का ये जो है आप इसको पढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वही सेम चीज़ बोलूँगा बार बार, आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करके जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, सेकंड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में देखेंगे क्या क्या आपके पॉइंट्स बन सकते हैं, क्या क्या आपके
क्वेश्चंस बन सकते हैं वहाँ से। मैंने 4 क्वेश्चन जो चैप्टर आपका पढ़ा है उसमें भी मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर में कोई भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं फंसा है, ठीक है, जो कि मैं आपको कराऊँ कि यार ये आ जाएगा। वहाँ पे मुझे ऐसे ही तुक्का मानना पड़ेगा कि ये आ सकता है, बाकी जो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो वहाँ पे आपको दे दूंगा। ये बेसिकली देखो चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इसलिए भी है कि आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए चैप्टर्स के बारे में, जो भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो एग्जाम के टाइम पे। हमें बस टाइम नहीं हो पाता, इतनी बड़ी बुक है, इतनी मोटी बुक है, 400 पन्ने कितने पेजेस थे ना, 300 पेज के आसपास होंगे लगभग, 250 पेज 300 पेज, तो लंबी हो जाती है। इसमें क्या है आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और आपके एग्जाम में भी ये काम आ जाएगा। इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।